प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कई विधियों में हमने राष्ट्रीय आय की धारणाओं के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने 13 धारणाएं राष्ट्रीय आय की पढ़ी। अब उन्हीं धारणाओं का प्रयोग करते हुए हम राष्ट्रीय आय को किस तरह मापते हैं, राष्ट्रीय आय का पता किस तरह लगाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का आधार या तो उत्पादन होता है, फिर उसके बाद आय होती है और उसके बाद व्यय होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक चक्रीय प्रवाह होता है, जिसका कोई आरंभ होता है न ही कोई अंत होता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के बाद उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले कुछ राशि दी जाती है जो उनकी आय बनती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन आय को जन्म देता है, उत्पादन आय पैदा करता है। और जैसे ही किसी आदमी को आय प्राप्त होती है या उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है, तो वे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। तो आय वस्तुओं और सेवाओं की मांग को जन्म देती है और यह मांग वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को जन्म देती है। यानी कि उत्पादन करने से उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होगी। जब उनको आय प्राप्त होगी तो वे उस आय को लेकर के या उस पैसे को लेकर के बाजार में जाएंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। जब वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे तो उस पर खर्च करेंगे, इसका मतलब व्यय का जन्म होगा। और जब वो व्यय करेंगे तो वस्तुओं और सेवाएं जो बाजार में पैदा हुई हैं, उत्पादित हुई हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और दोबारा से फिर उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। तो इस तरह से वह फिर से उत्पादन को जन्म देता है और इस तरह उत्पादन से आय, आय से व्यय, व्यय से फिर उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि न तो इसका कोई आरंभ होता है और न ही इसका कोई अंत होता है। तो यहाँ हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि वस्तुओं और सेवाओं से आय का सृजन होता है, आय होने से व्यय किया जाता है और इसके फलस्वरूप फिर आय का सृजन होता है। इसी चीज को हम यहाँ डायग्राम के द्वारा अगर हम देखें तो यह उत्पादन है या उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ पर उत्पादन होता है, उसके बाद उत्पादन से आय होती है, यानी कि उत्पादन के साधनों को लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में जो राशि दी जाती है उससे उन्हें आय होती है। इसी आय को उत्पादन के साधन व्यय करते हैं और व्यय करके उत्पादन क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीजें किसी भी अर्थव्यवस्था में बराबर हो जाती हैं। यानी उत्पादन, आय और व्यय तीनों ही बराबर होते हैं। जितना उत्पादन होगा उसके बराबर आय होगी, जितनी आय होगी वो सारी व्यय कर दी जाएगी, जब व्यय कर दी जाएगी तो फिर उतना ही उत्पादन होगा। और इस तरह से ये आय का प्रवाह चलता रहेगा, तीनों क्रियाओं का प्रवाह चलता रहेगा और इस तरह से ये एक प्रक्रिया जो कभी ना खत्म होने वाली होती है वो शुरू हो जाती है। उत्पादन और आय और व्यय के प्रवाहों का एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिसका न कोई आरंभ होता है न अंत होता है, इसीलिए इसको चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों की। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन होगा, आय होगी, व्यय होगी और ये तीनों ही चीजें बराबर होती हैं। इसीलिए ये तीनों ही जो विधियां होती हैं वो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां बन जाती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना 3 स्तरों पर की जाती है। उत्पादन स्तर, यानी कि जो हमने पिछले डायग्राम में देखा, उसके बाद आय स्तर और उसके बाद व्यय स्तर, यानी कि तीनों ही स्तरों पर हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। सबसे पहले शुम्पीटर ने इन तीनों स्तरों पर ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी राष्ट्रीय आय का अनुमान इन तीनों स्तरों पर ही लगाता है। तो इस तरह राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। उत्पाद विधि या जिसको मूल्य वृद्धि विधि भी बोल दिया जाता है, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। दूसरी है आय विधि
इनकम मेथड, और तीसरा है व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस तरह से जो तीन क्रियाएं किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान होती है, वही तीनों क्रियाएं ही हमारी विधियों का रूप ले लेती है, और इन तीनों ही विधियों से हम राष्ट्रीय आय को मापने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि हम राष्ट्रीय आय को तीन विधियों से माप सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली विधि थी उत्पाद विधि या मूल्यवृद्धि विधि। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि को मूल्यवृद्धि विधि भी कहा दिया जाता है, औद्योगिक उद्यम विधि भी कहा दिया जाता है, और निवल उत्पाद विधि भी कह दिया जाता है। तो उत्पाद विधि की जो परिभाषा है वो यह है कि उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उत्पाद विधि के अंदर किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जितने भी उत्पादक प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के उत्पादन में सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं, उन सबके योगदान को जोड़ लिया जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु का उत्पादन एक ही उत्पादक के द्वारा नहीं किया जाता। जैसे अगर डबल रोटी का उत्पादन करना है तो डबल रोटी के अंदर यूज होने वाली सारी चीजें केवल उसी उत्पादक के द्वारा नहीं पैदा की जाती, उसके लिए गेहूं कोई और उत्पादक पैदा करेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर जो आटा बनेगा लगेगा वो कोई और उत्पादक देगा, इसी तरह जो उसके अंदर चीनी लगेगी वो कोई और उत्पादक देगा, इसी तरह से उसके अंदर जो कोयला वगैरह भट्टियां पकाने के लिए लगेगा वो किसी और उत्पादक द्वारा उत्पादित किया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक ही वस्तु के उत्पादन में अनेक उत्पादकों का योगदान होता है, और प्रत्येक उत्पादक उसके मूल्य में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करता चला जाता है। उन वृद्धियों को ही जोड़ करके इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लें तो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में प्रत्येक उत्पादक द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है, और इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ करके हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। अगर यहाँ पर हम इसके चरणों को देखें तो उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न चरणों को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला चरण होगा उन क्षेत्रों की पहचान करना जो उत्पादन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि उत्पादन कौन करता है, तभी हम उसके उत्पादन में योगदान को देखेंगे, उसके आंकड़े एकत्रित करेंगे, उसकी गणना करेंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तब तक हम राष्ट्रीय आय की गणना करने की शुरुआत नहीं कर सकते। दूसरा चरण होता है उन सभी उत्पादक क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली मूल्य वृद्धियां मापना, या उनके द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान को मापना। तीसरा चरण हमारे पास हो जाता है कि जो मूल्य वृद्धियां प्रत्येक उत्पादक द्वारा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है, उन सबको जोड़ करके उससे राष्ट्रीय आय की गणना करना। और चौथा हमारा चरण होता है कि क्या चीज़ शामिल की जाएगी, क्या चीज़ शामिल नहीं की जाएगी, कहीं हमारी राष्ट्रीय आय ज़्यादा ना हो जाए, कहीं हमारी राष्ट्रीय आय कम ना हो जाए। तो इसलिए कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, कौन सी आय शामिल होगी, कौन सी आय शामिल नहीं होगी, कौन सा उत्पादन शामिल होगा, कौन सा उत्पादन शामिल नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को भी हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए इन चार चरणों को, चार स्टेपों को अपना करके हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। सबसे पहला चरण उन क्षेत्रों की पहचान करना जो उत्पादन करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इस क्षेत्र में प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि और संबंधित क्रियाएं, मछली पालन, उद्योग, खनिज उत्खनन आदि शामिल किए जाते हैं। दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र, जिसको विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह दिया जाता है। इस क्षेत्र में एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे प्रकार की वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें में पैदा होती है, प्राप्त होती हैं, उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके आगे और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि, वो सारी चीजें इस क्षेत्र में शामिल
की जाती है। इसी तरह से तृतीयक क्षेत्र हमारे पास आ जाता है। इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, केवल प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर पैदा की गई वस्तुओं से सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के उद्यम भौतिक वस्तुओं को निर्माण नहीं करते, केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उन्हें प्रदान करते हैं लोगों को, यानी कि उनको देते हैं, उनके माध्यम से सेवाएं देते हैं। इसके अंदर जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि की सेवाएं आ जाती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें तीनों उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र क्या उत्पादन करता है, किस तरह से उत्पादन करता है। इसके बाद दूसरा चरण हमारे पास आता है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तीनों ही क्षेत्रों के द्वारा जो मूल्य वृद्धियां की जाती हैं, जो उत्पादन किया जाता है, इन तीनों क्षेत्रों में लगे हुए उत्पादकों के द्वारा जो उत्पादन में सहयोग दिया जाता है, योगदान दिया जाता है, उन सारे के सारे योगदानों को जोड़ लिया जाता है। तीसरा हमारा चरण होता है कि सभी उत्पादक क्षेत्रों की मूल्य वृद्धियों को जोड़ने के बाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि हम सभी उत्पादक क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि को जोड़ लेंगे, जिससे हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट एमपी प्राप्त होगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के अंदर अगर हम विदेशों से शुद्ध कारक आय जोड़ देंगे तो हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम गिरावट घटा दें तो हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष घटाने पर साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय जिसे कहा जाता है वो प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है चौथा चरण, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे कि मूल्य वृद्धि विधि में किस चीज़ को शामिल किया जाए, किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरानी वस्तुएं क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्य को उस वर्ष राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया है जिस वर्ष ये उत्पादित हुई है, क्योंकि उसी वर्ष उत्पादन के साधनों को इससे आय भी हुई है। अब पुरानी वस्तुओं खरीदने या बेचने से उत्पादन के साधनों को कोई आय नहीं हुई है, सिर्फ स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, इसलिए पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करने से राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाएगी, इसीलिए इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। स्व उपभोग सेवाओं के मूल्य को भी मूल्य वृद्धि विधि के अंदर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन सेवाओं के बारे में कुछ ही पता नहीं होता कि इनका मूल्य क्या होगा, कितना होगा। मूल्य वृद्धि विधि में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा। पुरानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने से दलालों व कमीशन एजेंटों को जो कमीशन मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह उनकी नवनिर्मित आय होती है, यह उनके काम से मिलने वाली अर्जित आय होती है, इसीलिए इसे शामिल किया जाता है। सभी उत्पादक या उद्यमों द्वारा स्वलेखा यानी कि अपने लिए जो उत्पादन किया जाता है या श्रम द्वारा जो उत्पादन का भाग प्रयोग किया जाता है उसको भी मूल्य वृद्धि विधि में शामिल किया जाएगा। अपने लिए जो भी उत्पादन किसी भी उत्पादक द्वारा किया जाता है उसका मूल्य भी राष्ट्रीय आय में अनुमानित मूल्य या आरोपित मूल्य जिसको बोल दिया जाता है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हों उनका भी मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक या कर्मचारियों को दिए गए वेतन के बराबर होती है। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में लगान तथा ब्याज संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते और लाभ सरकारी क्षेत्र में कमाया नहीं जाता। यदि कमाया भी जाता है तो वह कर्मचारियों में ही बांट दिया जाता है या दे दिया जाता है। सरकार उद्यमों और परिवारों द्वारा किए गए स्थिर पूंजी उपभोग या अपने लिए जो उत्पादन किया जाता है उसके मूल्य को भी मूल्य वृद्धि विधि में शामिल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि मूल्य वृद्धि विधि में शामिल करके राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उत्पाद विधि की कुछ और धारणाएं हैं जिनके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात आती है मूल्य वृद्धि क्या होती है, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि विधि किसी उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन के मूल्य तथा उसके द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए
कच्चे माल का मूल्य का अंतर होता है। यानी कि एक उत्पादक अगर कहीं से 100 रुपए का कच्चा माल लेकर के आता है और उसको बना करके 150 रुपए में बेच देता है, तो 150 रुपए में उसने बेचा है और 100 रुपए का उसने पहले ही निर्मित माल या बना हुआ माल खरीदा है, तो इसलिए उसने उसके मूल्य में केवल 50 रुपए की वृद्धि की है। तो इसीलिए इस 50 रुपए को मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। यानी कि एक उत्पादक द्वारा बेचा गया और उसमें लगाए गए कच्चे माल का अंतर मूल्य वृद्धि कहलाता है। ये मूल्य वृद्धि बराबर है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती उपभोग। उत्पाद का मूल्य क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फर्म द्वारा जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है, जितनी भी सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उन सब के बाजार मूल्य को उत्पाद का मूल्य कहा जाता है। यदि सभी वस्तुएं बिक जाती हैं तो उत्पाद का मूल्य बिक्री की गई वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि कोई वस्तु बची ही नहीं है, जितनी पैदा हुई वो सारी सारी बिक गई, इसीलिए बिक करके जितना मूल्य प्राप्त हुआ वही उसके उत्पादन के कुल मूल्य के बराबर होगा। लेकिन कई बार उत्पादन का कुछ भाग बिना बिका रह जाता है, तो इसे फर्म के माल सूची स्टॉक चालू स्टॉक में जोड़ दिया जाता है, तो इसे स्टॉक में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसे ज्ञात करने के लिए हम जितना स्टॉक किसी उत्पादक के पास साल के लास्ट में बचता है और जितना शुरू में बचा था उनको घटा दिया जाता है, तो स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात हो जाता है। तो इस स्थिति में उत्पादन का मूल्य बिक्री किया हुआ माल जो उसने बेच दिया और जो उसके पास बचा हुआ माल है, इन दोनों को जोड़ करके उस वर्ष में किए गए उत्पादन के मूल्य के बराबर हो जाता है। यानी कि उसने उस वर्ष में कितने उत्पादन का मूल्य, कितना उत्पादन किया, जितना बिक गया वो मूल्य उसके पास आ ही गया, और जो नहीं बिका, जो स्टॉक में बच गया, उसका भी मूल्य वो लगा लेगा और उन दोनों को जोड़ लेगा। तो उस वर्ष का कुल उत्पादन या उस वर्ष के कुल उत्पादन का मूल्य एक उत्पादक को पता लग जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, फिर जिसको जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकेगी। उत्पाद विधि की दूसरी महत्वपूर्ण धारणा है मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है। मध्यवर्ती उपभोग में उत्पादन के कार्य को भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के अलावा सभी टिकाऊ व गैर टिकाऊ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसके अंदर हमें एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि मध्यवर्ती उपभोग के अंदर हम भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को शामिल नहीं करते। इसके अलावा जितना भी कच्चा माल हम खरीदते हैं, चाहे वो टिकाऊ हो चाहे गैर टिकाऊ हो, जो वस्तु के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, केवल उसी को शामिल किया जाता है। इन्हें गैर कारक आगत भी कहा जाता है, यानी कि गैर कारक कच्चा माल भी इनको कहा जाता है। मध्यवर्ती उपभोग के उदाहरण में आएंगे कच्चा माल, बिजली, डीजल आदि। स्टॉक में परिवर्तन, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि एक लेखा वर्ष में अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को स्टॉक में परिवर्तन कहा जाता है। मूल्य वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? मूल्य वृद्धि कितने प्रकार की हो सकती है? यहाँ हम देखते हैं मूल्य वृद्धि 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि उत्पाद मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अंतर होता है। सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसके बराबर होती है। निवल मूल्य वृद्धि के लिए हमें पता ही है कि सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वृद्धि में से हम मूल्यवास को घटा देंगे तो निवल मूल्य वृद्धि आ जाएगी। और कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि के लिए अगर बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटी छोटी धारणाएं होती हैं जिनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। मूल्य वृद्धि विधि का अनुमान कैसे लगाया जाता है इसको हम तालिका के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्योग कौन कौन से हैं जो वस्तु पैदा करते हैं, जिसके अंदर किसान है, एक मिल है, एक बेकर है और दुकानदार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो किसान है गेहूं पैदा करता है, 600 रुपये उसका मूल्य है, जो पैदा करता है उसको बेचकर 600 रुपये प्राप्त होते हैं। और हम यह मान रहे हैं कि उसने किसी मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग नहीं किया है, तो इसलिए उसने जो मूल्य वृद्धि करी वो 600 रुपये ही करी, यानी कि उसने अपना ही घर का खाद, दवाई जो भी कुछ है वो घर से ही प्रयोग किया है। इसलिए मध्यवर्ती वस्तु यहाँ नहीं मान रहे, केवल किसान ने जितने भी उत्पादन किया उस उत्पादन के मूल्य को ले रहे हैं जो 600 रुपये है। मध्यवर्ती वस्तु कोई नहीं है तो उसके द्वारा मूल्य वृद्धि की गई 600 रुपये की। फिर किसान से मिल मालिक ने उस गेहूं को 600 रुपये में खरीद लिया, उसने उसका आटा बनाया, 800 रुपये में आटा उसने बेचा है,
तो 800 रुपये उसकी आमदनी है, 600 रुपये उसने जो मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग किया, मध्यवर्ती उपभोग है वो है, तो उसके द्वारा जो मूल्य वृद्धि की गई वो केवल 200 रुपये की ही की गई है। इसी प्रकार से जो बेकर है, बेकर ने डबल रोटी बनाने के लिए उस आटे को आटा मिल से 800 रुपये खरीदा और फिर उसने 1000 रुपये की डबल रोटियां बनाई। 1000 रुपये की डबल रोटियां जब उसने बना करके बेची तो उसने मूल्य वृद्धि 200 रुपये की करी, क्योंकि 1000 रुपये उसको आमदनी होगी और उस चीज को पैदा करने के लिए उसने 800 रुपये खर्च किए, तो उसके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि 200 रुपये है। अब 1000 रुपये के इस डबल रोटी को दुकानदार ने खरीद लिया और उसने उसकी पैकिंग वगैरह कर करके या अपने प्रॉफिट को उसमें जोड़ करके उसको 1200 रुपये का बेच दिया। यानी कि दुकानदार की जो आमदनी है वो 1200 रुपये है, लेकिन उसने जो उसके ऊपर खर्च किया वो 1000 रुपये खर्च किया, यानी कि मध्यवर्ती उपभोग 1000 रुपये है और आमदनी उसकी जो आय है या अंतिम उसके द्वारा किया गया उत्पादन है वो 1200 रुपये है। तो इस तरह से दुकानदार के द्वारा जो मूल्य वृद्धि की गई वो 200 रुपये की गई है। तो इस तरह से अगर सारे के सारे उत्पादकों के उत्पादन को अगर अंतिम वस्तु मान लिया जाए तो सबके उत्पादन को जोड़ करके हमें आय प्राप्त होती है 3600 रुपये, या उत्पादन का मूल्य प्राप्त होता है 3600 रुपये। लेकिन प्रत्येक उत्पादक द्वारा जो पिछले उत्पादक के उत्पादन का प्रयोग किया गया या मध्यवर्ती उपभोग किया गया वो था 2400 रुपये, जिसका इनके द्वारा उत्पादन नहीं किया गया। तो 2400 रुपये जो इनके द्वारा उत्पादन नहीं किया गया, पिछले उत्पादक द्वारा उत्पादन किया गया, 3600 रुपये जो वर्तमान उत्पादक द्वारा उत्पादन किया गया, तो इन दोनों का जो अंतर आ जाता है वो आता है 1200 रुपये। तो यानी कि 600 रुपये की मूल्य वृद्धि किसान के द्वारा की गई, 200 रुपये की मूल्य वृद्धि यानी कि 200 रुपये का उत्पादन मिल मालिक द्वारा किया गया, 200 रुपये की मूल्य वृद्धि केवल 200 रुपये का ही उत्पादन बेकर द्वारा किया गया और 200 ही रुपये का उत्पादन दुकानदार द्वारा किया गया, बाकी का उत्पादन पिछले उत्पादकों द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा किए गए उत्पादन का कुल मूल्य बन जाता है 1200 रुपये, जो दुकानदार द्वारा अंत में बेची गई वस्तु के मूल्य के बराबर है। तो इस तरह से कुल उत्पाद का मूल्य 3600, मध्यवर्ती इनके द्वारा किया गया उपभोग 2400 रुपये, इन दोनों का अंतर 1200 रुपये, जो 1200 रुपये वो अंतिम वस्तु के मूल्य के बराबर हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धियों को जोड़ करके ही हम अंतिम वस्तु की गणना कर सकते हैं। अगर हम प्रत्येक उत्पादक के द्वारा किए गए उत्पादन को अंतिम वस्तु मान करके राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय कई गुना ज्यादा बन जाती है। तो इस तालिका के द्वारा हमने इन चीजों को समझा और इस तरह हम तालिका के द्वारा देख सकते हैं कि उत्पादकों के द्वारा यदि अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु माना जाता है तो अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन 3600 रुपये हो जाता है और सभी उत्पादकों के द्वारा प्रयोग किए गए मध्यवर्ती उपभोग की कीमत 2400 रुपये बनती है। तो मूल्य वृद्धि हो जाती है 1200 रुपये, जो अंतिम वस्तु के उत्पादन के बराबर होगी। हमने ऊपर जितनी भी चीजों का अध्ययन किया है उन सारी की सारी चीजों को या मूल्य वृद्धि के द्वारा राष्ट्रीय आय को मापने की सभी तरीकों का यह हम एक डायग्राम के द्वारा अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र सभी उत्पादकों के द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धियों को जोड़ लिया जाता है, जिससे हमें प्राप्त होगा बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद। इसके अंदर से अगर घिसावट घटा दी जाए या मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो हमें सकल घरेलू उत्पाद की बजाय प्राप्त होगा निवल घरेलू उत्पाद या बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि। अगर इसके अंदर से हम निवल अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं तो हमें बाजार कीमत की बजाय प्राप्त होगा कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि या निवल घरेलू आय। इसी प्रकार अगर इसके अंदर विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ दिया जाए या सुसाधन आय को जोड़ दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि या निवल राष्ट्रीय आय। यानी कि इस तरह जो हमने अब तक अध्ययन किया उस सारे के सारे को यहाँ पर हम एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक समस्या यहाँ पर और आती है कि प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन को अंतिम वस्तु मानता है और उसके द्वारा अपने उत्पादन को मानी गई अंतिम वस्तु यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी करती है, क्योंकि इससे प्रत्येक वस्तु का मूल्य कई कई बार जुड़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा काउंट हो जाती है, बन जाती है,
गणना की जाती है। तो उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के संबंध में एक दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है। यद्यपि उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, परंतु प्रत्येक उत्पादक यह समझता है कि उसके द्वारा की गई बिक्री अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री है। उदाहरण के लिए किसान की नज़रों में उसके द्वारा बेचा गया गेहूं, मिल मालिक की नज़रों में उसके द्वारा बेचा गया आटा, बेकरी मालिक के लिए उसके द्वारा बेचे गए डबल रोटी, सारी की सारी अंतिम वस्तुएं ही हैं। इस तरह एक वस्तु के मूल्य की गणना कई बार हो जाती है, और जब यह गणना एक बार से ज्यादा होती है तो इसी को दोहरी गणना की समस्या कहा जाता है, और राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस गणना से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए हम दो तरीकों का प्रयोग करते हैं, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि का मतलब होता है कि केवल अंतिम वस्तुओं को ही या अंतिम उत्पादन को ही जोड़ा जाए। इस विधि से प्रत्येक स्तर पर किए गए उत्पादों के मूल्य के जोड़ में से प्रत्येक स्तर पर प्रयोग किए गए मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के जोड़ को घटा दिया जाता है। यानी कि हम प्रत्येक उत्पादक द्वारा किए गए उत्पादन को अंतिम उत्पादन मान करके उन सब को भी जोड़ लेते हैं, और प्रत्येक उत्पादक द्वारा जो मध्यवर्ती उपभोग किया जाता है उनको भी जोड़ लेते हैं, और सभी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों के जोड़ को सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य के जोड़ में से घटा दिया जाता है। तो इससे अंतिम वस्तु का मूल्य निकल आता है, और इसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल करके दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, किसान ने 600 रुपये का उत्पादन किया, आटा मिल मालिक ने 800 रुपये का उत्पादन किया, बेकरी वाले ने 1000 रुपये का उत्पादन किया, दुकानदार ने 1200 रुपये का उत्पादन किया। तो इस तरह से 3600 रुपये का कुल उत्पादन हो गया, क्योंकि हमने प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन को अंतिम उत्पादन ही माना, और इस तरह से 3600 रुपये का उत्पादन अर्थव्यवस्था में कुल हो गया। लेकिन अब हम लेंगे कि किसने कितने मध्यवर्ती उपभोग किए। किसान ने कोई उपभोग नहीं किया, आटा मिल मालिक ने 600 रुपये का उपभोग किया जो ने किसान से लिया था। इसी तरह से बेकरी वाले ने 800 रुपये के आटे का प्रयोग किया जो आटा मिल मालिक से लिया था। इसी तरह दुकानदार ने 1000 रुपये जो बेकरी वाले से ब्रेड लिए थे उसका प्रयोग किया। तो आटा मिल मालिक द्वारा 600 रुपये का मध्यवर्ती उपभोग, बेकरी वाले द्वारा 800 रुपये का मध्यवर्ती उपभोग, दुकानदार का मध्यवर्ती उपभोग 1000 रुपये। तो सभी का जो मध्यवर्ती उपभोग है वो हो गया 2400 रुपये। तो इस तरह से जो अंतिम वस्तु या अंतिम वस्तुओं के मूल्य का जोड़ है वो है 3600 रुपये, सभी के मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य हुआ 2400 रुपये। तो इस तरह से जो 1200 रुपये है वो हमारा उत्पादन हुआ, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में मूल्य वृद्धि हुई, या अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुकानदार ने जो अंतिम उत्पाद बेचा उसके बाद वो आगे नहीं बिका, उसका मूल्य 1200 रुपये था। और अगर हम यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग को घटा करके अंतिम वस्तु के मूल्य को लेते हैं तो भी 1200 रुपये ही बनता है। तो इस तरह से तो अंतिम उपभोग को ले लें या मूल्य वृद्धि को ले लें, ये दोनों ही बराबर होती हैं, लेकिन मूल्य वृद्धि को ही लेना पड़ेगा। कारण ये है कि प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु ही मानता है और उसकी गणना करता है। दूसरी हमारे पास विधि है मूल्य वृद्धि विधि, जिसका अब तक हम बहुत विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ही उत्पादक के द्वारा की गई मूल्य वृद्धियों को ले लेते हैं, इकट्ठी नहीं जोड़ते। तो द्वारा वस्तु के मूल्य में की गई मूल्य वृद्धियों को जोड़कर घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को वहीं पर घटा दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि उत्पादक किसान है, आटा मिल मालिक है, बेकरी वाला है, दुकानदार है। किसान ने उत्पादन किया 600 रुपये का, मध्यवर्ती उपभोग कोई नहीं, मूल्य वृद्धि 600 रुपये। आटा मिल मालिक ने जो उत्पादन किया वो किया 800 रुपये का, 600 रुपये का उसने मध्यवर्ती उपभोग किया, यानी किसान के द्वारा उत्पादित उत्पादन का ही प्रयोग किया, इसमें उसका अपना कोई योगदान नहीं था, उसका योगदान मात्र 200 रुपये का था, इसलिए 200 रुपये लिए गए। बेकरी वाले ने जो प्रयोग किया आटा वो तो 800 रुपये का, इस 800 रुपये के उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, उसने सिर्फ जो डबल रोटी बनाई वो 1000 रुपये की बनाई, तो यहाँ उसका योगदान मात्र 200 रुपये का है, तो इस 200 रुपये को ले लिया जाएगा। दुकानदार ने उनकी पैकिंग करी और उसको बेचा, यानी कि बेचने की सेवाएं उसने दी, तो उसने 1000 रुपये की जो बेकरी से डबल रोटी ली थी उसके अंदर या उसके उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है, उसने सिर्फ 1000 की लेकर 1200 रुपये की बेची, तो यहाँ उसका योगदान मात्र 200 रुपये का है। तो इसलिए इसके द्वारा मूल्य वृद्धि के 200 रुपये ले लिए जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि 600 और 200 800 और 200 1000 और 200 1200 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य है
यानी कि वस्तु की जो उत्पादन हुआ है अर्थव्यवस्था में वो कुल 1200 रुपये का ही हुआ है, या उसको अंतिम वस्तु के रूप में भी देख सकते हैं। अंतिम वस्तु जो बिकी वो 1200 रुपये की बिकी, और सभी उत्पादकों ने उत्पादन प्रक्रिया में जो योगदान दिया वो ही 1200 रुपये का ही था, तो इसलिए जो मूल्य वृद्धि है 1200 रुपये की है, जो अंतिम वस्तु के उत्पादन के बराबर होती है। तो यहाँ अगर हर एक उत्पादक अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु मानेगा तो यहाँ पर 1200 और 2200 और 800 3000 और 600 3600 रुपये, तो प्रत्येक उत्पादक अगर अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु मानता है तो यहाँ पर 3600 रुपये का उत्पादन हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम उत्पादन को ज्ञात करने के लिए केवल मूल्यवृद्धि विधि लेकर के ही हम दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से हम उत्पाद विधि या मूल्यवृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय गणना कर सकते हैं।